दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं? ये सवाल राहुल के ज़हन में बार-बार चल रहा था। जब राहुल की मालकिन उससे कहती है कि गुलाब जल और फिटकरी लाकर दे दो और अपने मालिक से इस बात का ज़िक्र कभी नहीं करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूँ, तो राहुल का दिमाग और खराब हो जाता है कि आखिर अपने पति की चोरी से वो गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती है? और रात में ही उसका इस्तेमाल क्यों करती है? ये बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाला सवाल था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने होगा। राहुल जो है वह भारतीय नौजवान सऊदी अरब जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए और वह एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ी चलाना आता था, इसलिए ड्राइवरी पर एक औरत उसको रख लेती है। सैलरी भी उसको अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति जो है उसके पास नहीं रहता था। वह दूसरे मुल्क में रहता था और कभी-कभी 10-15 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, राहुल उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है और यह गुलाब जल और फिटकी का क्या राज है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। राहुल और सऊदी अरब की उस औरत की कहानी जो सुनकर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले बस वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी-अच्छी और नई-नई कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के बिहार राज्य में रहने वाला राहुल बहुत ही गरीब परिवार से था। घर में रह कर के वह अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वह कमाता था, सब खर्च हो जाता था। वह अपनी बहन की शादी कैसे करे, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाए और अपनी बीमार माँ की दवाई को कैसे करे। उसके जो पिताजी थे वह पहले ही एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। अब घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ राहुल के ऊपर ही थी। दोस्तों, राहुल का एक दोस्त सऊदी अरब में रह कर के अच्छी खासी कमाई किया करता था, इसलिए राहुल ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो तो मैं ड्राइवरी करना अच्छी तरीके से जानता हूँ, लाइसेंस भी मेरे पास है। अगर कोई अच्छी सी नौकरी ड्राइवरी की मेरे लिए निकल आए तो फिर मुझे बता देना। घर में रह कर के यहाँ जो मैं कमाता हूँ सब कुछ खर्च हो जाता है, पूरी तरह से घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसका दोस्त यह बात अपने दिल पर ले लेता है और राहुल के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है और बहुत जल्द ही उसकी यह तलाश खत्म हो जाती है। वहाँ पर एक औरत को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस फिर क्या था, राहुल का जो दोस्त होता है उसके लिए वीज़ा भिजवा देता है और फिर राहुल अपना सामान बांध कर इंडिया से सऊदी अरब के दमाम शहर में पहुँच जाता है और सऊदी अरब के दमाम शहर पहुँचने के बाद राहुल एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है और फिर उसका दोस्त अगली सुबह उस औरत के पास ले जाता है। वह सऊदी अरब की औरत राहुल को नीचे से ऊपर तक एक नज़र जी भर के देखती है, क्योंकि राहुल देखने में तंदुरुस्त था, हट्टा-कट्टा था, नौजवान था, लगभग 30 साल की उसकी उम्र थी। कुछ देर राहुल को देखने के बाद वह औरत कहती है, मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने राहुल की सैलरी लमसम इंडियन रुपए में 40,000 मंथली अच्छी खासी सैलरी तय कर दी थी। यह सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग गई, वरना बहुत लड़कों के बारे में उसने सुना था कि सऊदी अरब में जा करके लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको बकरियां भी चरानी पड़ती हैं। बियाबान जंगलों में तपती धूपों में पूरे पूरे दिन उनको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। यह सुन करके कभी कभी तो राहुल का मन होता ही नहीं था कि वह सऊदी अरब जाए, लेकिन अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए और वहां रह करके जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां जो सुन करके, उनके हालात सुन करके वह सऊदी अरब जाने का मन बना लेता है। और फिर उसका नसीब अच्छा कह लो या फिर जो है उसके दोस्त की वो मेहनत कह लो कि राहुल को घर से यानी इंडिया से आते ही सऊदी अरब में एक औरत के ड्राइवर की नौकरी मिल चुकी थी। उस औरत ने अपने घर के बराबर में ही एक क्वार्टर जो उसका था वह रहने के लिए दे दिया कि इस क्वार्टर में आप रहोगे और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। मुझे शॉपिंग कराने, घर का राशन का सामान लाना हो या अदरवाइज़ मुझे कहीं घूमने जाना हो, जहाँ भी मैं कहूँगी आपको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा। और अगर जिस दिन कहीं नहीं जाना होगा तो आप अपने क्वार्टर में रहोगे। इसी तरह से अब राहुल अपनी नौकरी शुरू कर देता है। उस औरत के साथ जहाँ कहती है वह चला जाता है। कुछ दिन बाद राहुल को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह उस औरत की तरफ को खींचता जा रहा था, क्योंकि वो औरत जो सऊदी अरब की जो औरत थी जिसका राहुल ड्राइवर था,
वह राहुल की हम उम्र थी, यानी लगभग 28 से 29 साल की उसकी उम्र रही होगी और 29 से 30 साल उम्र राहुल की भी थी। जब वह गाड़ी में पीछे बैठती तो राहुल शीशे से उसको देखा करता था। उसकी तरफ से नज़र ही नहीं हटाता था और नज़र हटती भी कैसे, क्योंकि वह एक साँचे में ढली हुई मूरत की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत पर राहुल फ़िदा हो चुका था। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल हार बैठता है और वह नज़र चुरा करके अपनी उस मालकिन को देखता रहता था। मालकिन जब उसको कोई काम करने के लिए कहती तो वह सर झुका करके कर देता था। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि राहुल, हमें एयरपोर्ट चलना है। मेरा पति दूसरे मुल्क से मेरे पास आ रहा है। मुझे एक झटका सा लगता है, बहरहाल मैं कर देता हूँ और उसके साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी और जब मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जब उसके शौहर को यानी उसके पति को देखता हूँ, मुझे दूसरा झटका लगता था, क्योंकि उसका पति लगभग 50 से 55 साल की उम्र का था। वह औरत जितने हरे-भरे बदन की थी, वह खूबसूरती की मलिका थी, उतना ही वह औरत उस आदमी के काबिल नहीं थी। यानी वह औरत उस आदमी की उम्र से आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। मैंने जब उसको उस औरत के साथ देखा तो मैंने यह समझा कि शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ ये खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है? बहरहाल उसको वहाँ से लेकर के दोनों मियाँ-बीवी गाड़ी में बैठते हैं और फिर गाड़ी चलाने लगता है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस आदमी ने उस औरत की बाहों में बाहें डाल दी थी, उसके हाथों में हाथ लिए थे और वह कह रहा था कि डार्लिंग, क्या करूँ? मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मुझे तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता, लेकिन बाहर जाना मेरी मजबूरी में शामिल है। लेकिन अब जितने दिन के लिए भी आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। हर वक़्त तुम्हारे पास ही रहूँगा, यहाँ रह कर के कोई भी काम नहीं करूँगा। उसके हाथों में हाथ उस औरत का मुझे बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी की सारी हरकतें देख रहा था। राहुल नीचे से ऊपर तक पसीने से सराबोर था और वह कहता है कि मेरे तन बदन में आग लग गई थी कि ये बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, उससे प्यार क्यों कर रहा है। यानी राहुल भी शर्म नहीं कर रहा था और वह बराबर उस औरत के गालों पर, उसके सीने पर हाथ फिरा रहा था। जैसे-तैसे करके राहुल उन दोनों को छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर में आ जाता है। क्वार्टर में आकर के शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट जाता है। लेकिन आज नींद उसकी आँखों से मीलों दूर थी। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। नींद आने के लिए कोई सवाल ही नहीं था। बार-बार वो रह-रह करके अपनी मालकिन का चेहरा राहुल की आँखों के सामने आ जाता था। उसके बाद उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसकी आँखों के सामने आ जाता था। बार-बार रह करके राहुल भी यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी उस खूबसूरत औरत की जो उस 55 साल बूढ़े आदमी से शादी करने की ज़रूरत आन पड़ी। क्या वजह हो सकती है? वह सोचकर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वह इधर करवट बदलता, कभी वह उधर करवट बदलता, कभी तकिए को अपनी आँखों पर रखता और कभी अपने मुँह पर रखकर सोने की कोशिश करता, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको रह-रह कर के बस उसे यही ख़्याल आ रहा था कि वह औरत अपने शौहर की बाहों में होगी और वह आदमी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा? उसको प्यार कर रहा होगा? क्या से बातें कर रहा होगा? क्या उनके जिस्म पर कपड़े भी होंगे या नहीं होंगे? इस तरह के सवाल राहुल के दिमाग में आ रहे थे और उसका दिमाग उलझा जा रहा था। वह सोचता था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि इतनी खूबसूरत औरत कि जो आदमी ना ही तो खूबसूरत है और ना ही जवान है, इसी कशमकश में सुबह हो जाती और सुबह जब वो उस औरत से पूछने के लिए जाता है कि कहीं जाना है या नहीं जाना है, घर में पहुँचता है तो बाहर लॉबी में ही दोनों पति-पत्नी बैठे हुए थे और उसके आदमी ने उसको अपनी बाहों में लिया हुआ था। उससे बिल्कुल सटा हुआ था, बैठा था और उसकी गर्दन में हाथ डाले हुए लगभग उसके मुँह से मुँह लगाने के लिए तैयार था। दोनों ऐसी मुद्रा में थे कि दोनों एक-दूसरे से मदमस्त भरी आँखों में देख रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालत में जब राहुल उनको देखता है तो वह शर्मा जाता है और पीछे रुकने के बाद एक ज़बरदस्ती खाँसने की कोशिश करता है और फिर जब वह खाँसता है तो वह औरत ठिठक जाती है। वह उस आदमी से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह से बेशर्मी के साथ राहुल के सामने ही उसकी बाहों में बाहें डाले हुए और वो कहती है, थोड़ा शर्म करो, नौकरों का तो ख़्याल रख लो कि ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो आदमी कहता है, अरे डार्लिंग, कैसी बात करती हो?
ये नौकर भी तो हमारे अपने ही हैं। ये कहीं जाकर बाहर ढिंढोरा थोड़ी ना पीट रहे हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का यही मॉडर्न ज़माना है, तुम शर्माओ नहीं, अपनी बीवी से कहता है। उसके बाद वह आदमी राहुल से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो? क्या काम है? राहुल कहता है कि सर, मैडम से पूछने आया हूँ कि आज उनको कहीं जाना है या नहीं जाना है। वह आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएँगी, आज यह पूरा दिन मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद बाहर से लौटा हूँ। अब जितना भी तुम्हारी मैडम का वक़्त है वह मेरे साथ गुज़रेगा, इसलिए आज का दिन तुम्हारे लिए छुट्टी का दिन है। चाहो तो कहीं घूमने चले जाओ, और अगर कहीं घूमने नहीं जाना है तो खाना खाओ और आराम करो। जब कोई काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। उसकी ये बात सुनकर राहुल जब वापस अपने क्वार्टर में आता है तो रह करके उसको फिर दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है। उसने मेरा ख़्याल भी नहीं किया और उसको छोड़ा भी नहीं, मेरे सामने ही ऐसे डाले रहा। इतनी उम्र होने के बाद कुछ तो उसे लिहाज़ करनी चाहिए थी, कुछ तो शर्म होनी चाहिए थी। कभी-कभी राहुल के दिमाग में ये बात आती कि अभी उस आदमी का मर्डर कर दूँ, लेकिन वहाँ के नियम और वहाँ के कानून के बारे में भी राहुल खूब सुन रखा था कि यहाँ मौत की सज़ा मौत है और यहाँ खून के बदले खून है। अगर आपने किसी की तरफ नज़र उठाकर गलत नज़र से देख लिया तो उसकी भी वही सज़ा है। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून सऊदी अरब का कानून नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाता है, अपने गुस्से को पी जाता है। उसके कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटा ही गुजरा था, राहुल अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था कि वह औरत आती है और उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खोलती है और राहुल जस का तस जैसे का तैसे पड़ा रहता था। वह अपनी मैडम को देख करके उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैडम कहती है कि नहीं, नहीं राहुल, लेटे रहो। बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूँ, मेरा एक काम करना है तुम्हें। राहुल एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैडम जी बताइए क्या काम है। तो वह कुछ पैसे राहुल को देती है और कहती है कि ये लो, आज मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देगा। वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, जब से आया है बस हर वक्त मुझे पकड़े रहता है, इसलिए मेरा बाहर जाना नहीं होगा। ये पैसे लो और जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूँ उस स्टोर पर जाना, मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी मंगवाई है, वह तुम्हें दे देगा। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसलिए वह फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दुगनी कर दें। राहुल उसकी यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर मैडम फिटकरी और गुलाब जल क्या करेंगी और फिर पति के आने के बाद मात्रा दुगनी कर दें, इसका क्या मतलब है। बहरहाल अपने सर को झुकाता है और चला जाता है उसी स्टोर पर जहाँ से उसकी मैडम राशन वगैरह का सामान खरीदती थी, और जा कर के वह उस दुकानदार से कहता है कि मैडम, कि मेरी मैडम ने आपसे जो रोज़ाना अक्सर आपकी दुकान पर आया करती थी, उन्होंने गुलाब जल और फिटकरी मंगवाई है और आज वह डबल मात्रा में मंगा रही हैं। वह दुकानदार हँसता है, मुस्कुराता है और फिर फिटकरी और गुलाब जल लाकर उसको दे देता है, और फिर वह फिटकरी को और गुलाब जल को वहाँ से लेकर के अपनी मैडम के पास आता है और वापस आने के बाद वह सामान उसको ला कर के दे देता है। जैसे ही वह सामान उसकी मैडम ने उसके हाथ से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नज़रें नीची करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी, और फिर वह वापस आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे जो एक बात कही थी कि कभी भी भूल से भी अपने मालिक से इस बात को मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाई है। फिर एक बार राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। उसने नौकरों से पूछने की कोशिश की, ये आखिर मैडम गुलाब जल और फिटकरी किस लिए मंगवाई हैं। वह नौकर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकरी की शौकीन होती हैं। मैं और भी परेशान हो गया कि शौकीन होती हैं, आखिर कोई ये बताने को तैयार क्यों नहीं है कि वो कैसे लगाती हैं, क्यों लगाती हैं, कहाँ लगाती हैं और किस लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। फिर मैंने सोचा कि उस दुकानदार से ही जाकर पूछता हूँ। राहुल उस दुकानदार के पास जाता है और जब उस बूढ़े आदमी ने उसको दुकानदार पर आते हुए देखा तो उसने मुस्कुरा करके कहा, क्या गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गई है क्या, इसलिए तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेज दिया है। वह कहता है, ऐसा नहीं है सर, मैं बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि ये औरतें सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं।
वह राहुल के चेहरे की तरफ गौर से देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर गुलाब जल और फिटकरी की इतनी डिमांड है औरतों में कि इधर सामान आता है, इधर बिक जाता है। मैं तो डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकरी को बेचता हूँ, लेकिन अटा ही नहीं पाता हूँ कि मुझे इतना आर्डर करना पड़ता है कि पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा मेरी दुकान से गुलाब जल और फिटकरी औरतें लेकर जाती हैं। मैंने पूछा, भाई यह सब मैंने सुन लिया, लेकिन तुम ये तो बताओ कि ये औरतें आखिर करती क्या हैं? वह एक जोर से हंसी हंसता है और फिर उसने कहा कि तुम ये जानने की कोशिश न करो। तुम परदेसी हो, बाहर के हो, यह एक राज की बात है। अब ये राज की बात कैसी राज की बात थी, क्या था इसमें राज? राहुल बड़ा परेशान था। वह फिर वापस वहां पर अपने क्वार्टर पर पड़ा हुआ बस इसी बात को सोचता रहता है और अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा रहता है। और वह ये भी सोचता था कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में शक हो गया कि वह उसके ऊपर गलत नजर रखता है तो फिर हुकूमत से उसने उसकी शिकायत कर दी तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन क्या करता, अपने दिल के हाथों मजबूर था, अपने दिल के आगे हार गया था। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता है कि राहुल, तू ये गलत कर रहा है, यहाँ तू परदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नजर नहीं रखनी चाहिए। उधर दिल था यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी मालकिन की तरफ देखता, मोहब्बत भरी नजरों से देखता, प्यार भरी नजरों से देखता, यही सोचता कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करे। लेकिन राहुल को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसके मालकिन ने बताया कि उसका मालिक जो है वह अपने जहां से वह आया था वहीं फिर जा रहा है। राहुल बहुत खुश होता है, जैसे कि उसकी कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। बहरहाल जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले ही दिन उसकी मालकिन राहुल से कहती है कि राहुल, मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर चलो। और शॉपिंग कराने जब राहुल उसको ले जाता है तो राहुल को एक कैफे में ले जाती है और कैफे में ले जाने के बाद उससे कहती है कि बर्गर खाओगे कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे? राहुल कहता है कि मैडम, जैसा आप अच्छा समझें। कैफे में जाकर के, क्योंकि वह फास्ट फूड कैफे था, वहां पर जाकर के 2 कोल्ड ड्रिंक 2 बर्गर का ऑर्डर करती हैं। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर वह राहुल से कहती है कि राहुल, घर में फिटकरी और गुलाब जल खत्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर लेकर के चलो जहां से मैं सामान खरीदती हूँ। बस गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुन करके फिर राहुल के दिमाग में बिजली सी दौड़ने लगती है, जैसे कि उसको 40,000 वोल्ट का करंट लग गया हो। ये पहेली जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपनी मैडम से भी जब पूछने की कोशिश करता है कि मैडम, आखिर गुलाब जल और फिटकरी का तुम करती क्या हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उसने नहीं बताई थी। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी यह कहती कि तुम इन चक्कर में मत पड़ो, ये खास औरतों के लिए होता है, तुम जानकर क्या करोगे? आज राहुल ने जो है वह पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी मैडम से आज इस बात को पूछ करके ही रहूंगा कि वह आखिर इतने गुलाब जल और फिटकरी का रोजाना करती क्या है। अगर उसे इतनी ज्यादा जरूरत है तो फिर वह एक ही बार क्यों नहीं मंगा लेती, ज्यादा लेकर के रख ले। बहरहाल वह उसको स्टोर पर लेकर के जाता है। स्टोर से वह अपना जरूरत का सामान, गुलाब जल और फिटकरी वगैरह और भी जो उसे घर का सामान खरीदना था वह खरीद करके, और आज वह पीछे नहीं बैठती है बल्कि राहुल के बराबर वाली सीट यानी फ्रंट सीट पर बैठ जाती है और राहुल से घर चलने के लिए कहती है। राहुल गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वह अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन, एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो तो? वह कहती है कि बोलो, क्या बात है? राहुल कहता है कि मैडम, मैंने मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई भी मेल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मालिक के साथ अपनी मर्जी से यह शादी तो नहीं की होगी। जरूर कोई ना कोई मजबूरी आपके सामने रही होगी जो आपने मालिक से शादी की। कहीं भी किसी भी तरह से आप मालिक के साथ मेल नहीं खाती हैं। आप इतनी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है, उम्र में भी आपसे डबल है, आखिर ऐसी क्या वजह है? मालकिन ये बात सुनी ही थी कि मालकिन एकदम गुस्से में आ जाती है और मेरी तरफ, राहुल कहता है कि मेरी तरफ घूर घूर के देखती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी जिंदगी में दखल देने का या मेरी जिंदगी में झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो, अपने उस काम से काम रखो और अपने काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश मत करो। फालतू मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मालकिन का यह जवाब जैसे ही राहुल ने सुना तो वह सन्न रह गया। उसके हाथ पैर जैसे मानो ठंड पड़ गए हो। उसने सोचा कि जो मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती थी, अभी अभी उसको कैफे में, फास्ट फूड होटल में लेके गई
उसको पेप्सी पिलाई, उसको बर्गर खिलाया और कपड़े भी जब खरीदती थी तो वो राहुल के पसंद नापसंद के बारे में पूछा करती थी कि उसके ऊपर ये कलर कैसा लग रहा है, ये अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा। राहुल ऐसा समझता था कि जैसे उसकी मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी है। लेकिन आज एक सवाल पूछने पर उसने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी। उसके दिमाग में जो मालकिन की तरफ से तस्वीर बनी हुई थी वह तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। बहरहाल फिर राहुल बिल्कुल खामोश हो जाता है और ला करके मालकिन को अपने घर छोड़ देता है और जा करके अपने क्वार्टर में लेट जाता है और फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई किसी मजबूरी के तहत, जिससे मालकिन जो है वह तिलमिला उठी, गुस्से में आ गई। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। ये तरह-तरह की बातें सोचकर राहुल सो जाता है। सुबह जब उठता है तो क्या देखता है कि उसके क्वार्टर के सामने यानी उसके दरवाजे पर उसकी मालकिन खड़ी हैं और कहती हैं कि राहुल बहुत देर हो गई है तुम्हें सोते-सोते, क्या रात को देर से सोए थे क्या? मुझे शॉपिंग कराने लेकर नहीं चलोगे क्या? राहुल चुपचाप वहाँ से उठता है और हाथ-मुँह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए अपनी मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाली दुकान पर पहुँचती हैं तो एक सूट एक ड्रेस को उठाती हैं और राहुल से पूछती हैं कि राहुल ये ड्रेस कैसी लग रही है? राहुल कहता है कि मैडम आपकी मर्ज़ी, आपको पहनना है, आप जानो कैसी लग रही है। ना तो आप मेरे लिए यह ड्रेस खरीद रही हैं कि आप पहन करके मुझे दिखाओगी। आपको यह सवाल मालिक से पूछना चाहिए। आप ये ड्रेस खरीद करके मालिक को ही दिखाओगी, इसलिए मैं तो अनजान हूँ और मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं आपके लिए ये फैसला कर सकूँ या फिर आप पर कौन-सी ड्रेस अच्छी लगती है और कौन-सी ड्रेस आप पर सूट नहीं करती है। ये बात मालकिन ने जब उससे सुनी तो वह समझ गई कि राहुल उसको ताना मार रहा है। फिर वह ड्रेस वही दुकान को दे देती है और कोई भी खरीदारी नहीं करती है और आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। राहुल ये समझ रहा था कि शायद मैडम बुरा मान गई हैं, वह भी गाड़ी में चुपचाप आता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है। घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मैडम बोलती हैं कि राहुल, मैंने जिस आदमी से शादी की है, ये हकीकत है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी नहीं की है, एक मजबूरी के तहत ही की है। ये एक समझौते के तहत शादी की है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे माँ-बाप कौन थे। बचपन में ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक अंग्रेज औरत ने पाला था। मुझे वह अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाती और जल्दी से जल्दी जवान करने की शायद वह कोशिश कर रही थी। जब मैं जवान हुई लगभग 15-16 साल की, तब मुझे पता चला कि वह जो मुझे इतना खिलाती-पिलाती है, मेरे ऊपर इतना मेहरबान थी कि वह अक्सर मुझसे धंधा कराने के चक्कर में थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो वह मुझसे जिस्म फरोशी का धंधा कराएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी कि क्या करूँ, मैं इस काम को नहीं करना चाहती और वह औरत मेरी खूबसूरती से, मेरे जिस्म से पैसे कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था वह अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने फिर मेरी बोली लगा दी। सबसे पहले जो मेरा ग्राहक था वह यही तुम्हारे मालिक थे जो मेरे पास आए थे। पहली बार जब किसी लड़की की बोली लगती है, पहली बार कुंवारी लड़की को जब कोई खरीदता है तो वह उसके लाखों रुपए अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी मुझे लाखों रुपए देकर एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देखकर रोने लगती हूँ क्योंकि वह मेरी उम्र से डबल थे, तंदुरुस्ती भी उनकी अच्छी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, मेरे साथ यह मत करो, ये पाप है और मुझे पाप करने से डर लगता है, मैं गुनाह से डरती हूँ। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम एक वेश्या के धंधे में हो और यह काम तो आज के बाद तुम करोगी। राहुल की मालकिन कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि मुझे पता था कि जब हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा, कोई मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, कोई मुझे नोचेगा, कोई मुझे मारेगा। यह सारी बात सुनकर मैं डर जाती थी, काँपने लगती थी। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़कर कहा कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ करना ही चाहते हो तो एक सिस्टम के साथ करो, इस तरह से पाप मत करो। तुम मुझे इस औरत से खरीद लो और जिंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। अब मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी करोगे तो जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। जब जैसा कहोगे वैसा करूंगी, जिस तरह से कहोगे वैसा करने के लिए तैयार रहूंगी। वो आदमी यानी कि तुम्हारा मालिक कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि शादी होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा है, तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई हो।
मेरी उम्र आगे जाकर के ढल जाएगी और तुम्हारी उम्र जो है वह भरी जवानी में आएगी। और उसका मालिक कहता है, अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो मैं क्या करूँगा? मैं कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो औरत पाप करने से डरती और जो औरत ऊपर वाले ईश्वर का डर अपने दिल में रखती है, वह अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती है। सारा सब कुछ जिस्म की भूख ही नहीं है। तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुमने मुझे इस दलदल से निकाल दिया, इस गुनाह से, इस पाप से मुझे बचा लिया, तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, कभी उफ तक नहीं करूंगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर कुछ सोचता है और फिर उस औरत के पास जाता है और मुझसे खरीदने की उससे रकम पूछता है। रकम वो मांगती है। तुम्हारा मालिक वह रकम अदा करके मुझे वहां से ले आता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह अपने घर लेकर के जाता है तो उसकी जो पहली बीवी थी वह मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं करती है। वो मुझसे झगड़ा करने लगती है कि मैं इस औरत को कभी भी अपने पास नहीं रखूंगी। तो फिर तुम्हारा मालिक कहता है कि तुम्हें बाहर विदेश जाने की तमन्ना थी, बार बार तुम मुझसे कहती थी कि बाहर विदेश दूसरे मुल्क में जाना है, तो फिर मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूँ। और फिर वह अपनी पहली बीवी को दूसरे मुल्क में सेटल कर देते हैं। उनकी बीवी शर्त लगाती है कि महीने में 22 दिन उनको उसके पास रहना पड़ेगा और वह 1 महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए ही मेरे पास आते हैं और यहाँ रह करके चले जाते हैं। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, ना ही उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ, ना ही उनके साथ खुशी के साथ मैं रात को सोती हूँ। ये सब कुछ समझौता था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ, भले ही उसको पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। राहुल, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम्हारी नज़रों को मैंने भांप लिया था और देख लिया था। वह औरत ही क्या जो मर्द की नज़र उस पर पड़े और वह उसको पहचान न सके। मैंने तुम्हारी नज़रों को देख लिया और जान लिया था कि तुम मेरे लिए क्या सोच रखते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और बार बार इसीलिए तुम इस सवाल को तुमने मुझसे पूछा, मेरे शौहर के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन आज तुमसे यह बात क्लियर बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के साथ कभी भी बेवफाई नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है कि मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ साथ रंगरलियां मनाऊंगी, तो तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उस दलदल से, उस पाप से बचने के लिए पहले ही अपने पति से वादा किया हुआ है कि जिंदगी भर मुझे यौन सुख, मुझे जिस्मानी सुख मिले या ना मिले, लेकिन मैं उनके साथ कभी भी ये बेवफाई नहीं करूंगी। जब मेरा शौहर बाहर मुल्क से आता है तो मैं उसके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ। जब वह बाहर रहता है तो मैं उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से नई नई ड्रेस खरीदती हूँ। जब तक 1 हफ्ता वह मेरे साथ रहता है, मैं उसकी खुशी के लिए उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहे खुश रहूँ या ना रहूँ, ये अलग मैटर है, लेकिन अपने शौहर, अपने पति की खुशी के लिए मैं हर काम करती हूँ जो उसे अच्छा लगता है। इसीलिए अपने दिमाग से जो भी मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसको निकाल दो। और मैंने अपने दिमाग में तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अपने शौहर से, अपने पति से कभी बेवफाई नहीं की। और दोस्तों, आज राहुल को अपनी मालकिन से ये बात सुनने के बाद उसके लिए प्यार नहीं, वासना नहीं, बल्कि इज्जत बढ़ गई थी कि एक औरत जिंदगी में अपने आदमी के लिए, अपने वादे के लिए कितना त्याग कर सकती है। ये भी एक औरत है। उसके बाद वो कहता है कि मालकिन, चलो ये सारी चीजें सही है, आज के बाद मैं आपको उस नज़र से कभी नहीं देखूंगा, सिर्फ मालकिन की नज़र से देखूंगा। और आज से आपके लिए मेरे अंदर, मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। और ये इज्जत जो है पाक इज्जत है। जो भी मेरे ख्याल में वहम थे आपको पाने के लिए, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप उस फिटकरी और उस गुलाब जल का क्या करती हैं? मेरी मालकिन यानी राहुल कहता है कि मेरी मालकिन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि राहुल, सऊदी अरब की औरतों को पहली बात तो वह किसी के सामने अपना चेहरा ज्यादा नहीं खोलती हैं। अगर किसी को तुमने देखा हो तो वह बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उनके चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है, उनके चेहरे पर दाग बिल्कुल नहीं होता है। हम औरतें हर रोज रात को, सुबह को भी और रात को सोते टाइम भी फिटकरी को पीस करके, गुलाब जल उसमें मिला करके और फिर अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लेप करते हैं और फिर उसको धो देते हैं। बिला नागा हर रोज 2 टाइम हम ये काम करते हैं। तभी तुम देख रहे हो जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो, ये उसी फिटकरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई भी दाना मेरे नहीं है, बल्कि सऊदी की किसी औरत के चेहरे पर बहुत कम ही ऐसी औरतें होंगी जो दाने और मुहासे या झाइयाँ वालापन होगा या झाइयों वाला चेहरा मिलेगा। हम सऊदी अरब की औरतें इसलिए बहुत खूबसूरत होती हैं।
मैंने कहा, जब ये चेहरे के लिए है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पता नहीं क्या-क्या मेरे दिमाग में आ रहा था, तो फिर आप इसको छुपाती क्यों हैं? वह कहती हैं कि औरत अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा करके रखती है। वह किसी से भी ये ढिंढोरा नहीं पीटती कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूँ, मैं ये चीज़ इस्तेमाल करती हूँ या ये चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। बहरहाल ये गोपनीय बात है, इसलिए हर किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद राहुल अपनी मालकिन के लिए जहाँ भी वह जाने के लिए कहती वह ले जाता था। उसको इज़्ज़त की निगाहों से देखता था और फिर उसको फिटकरी और गुलाब के राज का भी पता चल गया था। सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं, और दोस्तों आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है और खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे के दाग धब्बे सभी गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की औरतों की फिटकरी और गुलाब जल की लगाने की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।